की तरह फिर से हाजिर हूँ मैं सीमा डार्क हॉर्स में। आगे कहानी में क्या होता है या चलिए देखते हैं आप ही के साथ। अब तक आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे छोटे शहर से आए बच्चे की संतोष की ज़िंदगी बदल रही है। नए नए लोगों से मिलना, नए विचारों से अवगत होना, कोचिंग सेंटर के माया जाल में उलझना, नए चेहरों से मिलना। तो आगे देखते हैं मनमोहिनी उसकी ज़िंदगी में क्या नए रंग लेकर आती है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी में। 3 दिन क्लास करने के बाद संतोष ने एक रात अचानक मनोहर को फ़ोन लगाया। हेलो मनोहर भाई, कैसे हैं? अरे नमस्कार भाई, आप बताइए कैसे हैं? 2 दिन बाद याद किए। आप तो एकदम भूल ही गए हो संतोष बाबू। मनोहर ने हंसते हुए हालचाल पूछा। अरे क्या बताएं बॉस, इतना इतना क्लास करना पड़ रहा है। जीएस के लिए भी नवरत्न क्लासेस ज्वाइन करना है, फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। मनोहर भाई एक ठो बात कहना था आपसे, थोड़ा शर्म आ रहा है। संतोष ने सच में लजाते हुए कहा। हा हा हा, ऐसा क्या बात है, कहिएगा हो। शर्म काहे आ रहा है? एकदम खुलकर कहिए, जान हाजिर है। मनोहर ने उधर से कहा। हाँ, अरे आपको याद है वो जब हम आपके कमरे पर पहली बार गए थे तो आप कुछ उजला उजला छाती में लगा के बाल हटा रहे थे। हमको भी थोड़ा चाहिए था, सोचे थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। अब सब राय साहब नहीं है ना, संतोष ने दम साध कर कहा। ओह अच्छा, भाग महाराज, हेयर रिमूवर था वो, वीट नाम था उसका। इसमें क्या बात है, आप रुकिए, कल आते हैं ले आएंगे, मनोहर ने कहा। पर संतोष का मन तो अपने पुराने रूप को बदल देने के लिए बेचैन था। वह अपने बाल बंद से तुरंत मुक्ति चाहता था। कोचिंग जाने के बाद उसे लगने लगा था कि दाढ़ी, बाल, मूछ उसके ज्ञान छिद्रों को बंद भी कर सकते हैं। इसलिए वह जितना जल्दी हो सके ये सारा झाड़ पलाश हटाकर अपने व्यक्तित्व के बगीचे को एकदम साफ सुथरा और सुदर्शन कर लेना चाहता था। गाल से लेकर छाती तक में दूब घास की तरह उगे काले बालों की छाया से उसे उसका व्यक्तित्व मलिन जान पड़ रहा था। वह इन बालों को जड़ से उखाड़ना चाहता था। एक रात और इंतजार करना मुश्किल था उसके लिए। मनोहर भाई प्लीज़ आप अभी बतरा पर आके हमें दे दीजिए वो क्रीम, रात को हटा लेंगे। कल तो चलेंगे कमला नगर आपके साथ, थोड़ा 2-4 टी शर्ट लेना था, संतोष ने अधीरता से कहा। मनोहर से अच्छा भला और कौन उसकी फीलिंग को समझता। उसने बतरा आकर संतोष को बाल उखाड़ना द्रव्य दे दिया। संतोष बिना समय गंवाए अपने कमरे पर लौटा और लग गया अपने प्राइवेट उपनयन संस्कार में, जिसमें उसे सर के बाल छोड़कर बाकी सारे अंगों के बाल उतार देने थे। क्रीम निकाल उसने उसे छाती समेत यथासंभव स्थानों पर घसा और 10 मिनट के लिए नारियल के छिलकों जैसा बाल छुड़ाने लगा। मात्र मिनट भर में छाती के सारे बाल नीचे उतार कर अखबार पर गिरा दिए। संतोष एक अजब सा भाव लिए खड़ा उन बालों को देख रहा था। इन्हीं छाती के बालों का हवाला देकर गांव में साहस और हिम्मत की बात की जाती थी। एक बार खुद उसने अपने पिता को कहते सुना था कि हमारे छाती में बाल है, अभी किसकी हिम्मत है जो हमारे खेत में बकरी घुसा के चरा देगा। अभी वो सारी हिम्मत अखबार पर मुरझाई पड़ी थी। संतोष ने सोचा, यह तो सामंती सोच है, छाती पर बाल से भला कौन सा हिम्मत आता है। उसने इस सोच को हेयर रिमूवर से साफ कर दिया था। अब मूछ की बारी थी। हाथ में रेजर ले जैसे वह मूछ साफ करने को हुआ, उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आ रहा था कि लोग उसके यहाँ पिता के जिंदा रहते मूछ नहीं उड़ाते थे। फिर उसने सोचा, जब बचपन में मुझे मूछ नहीं थी तब कौन से उसके पिता जिंदा नहीं थे। सब बेकार की बातें हैं। और यही सब सोचते हुए उसने एक झटके में मूछों को अपनी नाक से काटकर अखबार पर गिरा दिया। मूछों के झड़कर गिरते ही वह थोड़ा सा थर्रा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर तुरंत खुद को संभाल लिया। वह सोचने लगा, इसी मूछ के कारण लोग आपस में लड़ते रहे हैं। इसी मूछ की झूठी शान के चक्कर में न जाने कितने युद्ध हुए हैं। मूछ ऐंठना तो एक सामंती सोच का प्रतीक है। इस तरह संतोष ने सामंतवाद का एक और चिन्ह मिटा दिया। अब उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। पहली नज़र में खुद को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई, पर अगले ही क्षण वह जान गया कि वह खुद ही खड़ा है आईने के सामने। सुबह का सवेरा उसका नया सवेरा लेकर आया था। तैयार होकर जब वह क्लास के लिए निकला तो सीढ़ी से उतरते हुए उसे गुरु ने भी नहीं पहचाना, इस कारण टोका भी नहीं। संतोष को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता था कि मुखर्जी नगर में कुछ लोग तैयारी करने आते थे और कुछ लोग तैयार होने। आज कोचिंग पहुंचते वह सीधा मनमोहिनी के ऑफिस पहुंचा और सीधे उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। मनमोहिनी के लिए संतोष को पहचानना मुश्किल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसी ऑफिस में बैठे
कितनों का चेहरा बदलते देखा था। संतोष का भी उसे बस इंतज़ार ही था। मनमोहिनी ने हंसते हुए स्मार्टी कहा और अपना नंबर दे दिया। नए निखरे व्यक्तित्व के आत्मविश्वास ने आज संतोष को पहली सफलता दिलवा दी थी। उसने सफलता को तुरंत अपने मोबाइल में सेव कर लिया और जिस नाम से सेव किया था वो था मेरी मोहिनी। उसकी यह सफलता पहले भी न जाने कितने मोबाइलों में इसी नाम से सेव हो चुकी थी। तुरंत वहाँ से निकल संतोष क्लास पहुँचा। आज उसने अपनी पुरानी सीट बदल ली। वह हर पुरानी चीज़ बदल देना चाहता था। संतोष अभी बैठा ही था कि एक तीखे नैन नक्श वाली गोरी सी गुलाबी होठ लिए लड़की ठीक उसके बगल में आकर बैठ गई। लड़की ने बैठते ही अपने बाल खोलकर बिखेर दिए। बाल के खुलते ही शानदार खुशबू से संतोष भर उठा। लड़की के ठीक पीछे बैठे लड़के की भी कमोबेश यही स्थिति थी। खुशबू के नाक तक जाते ही संतोष उसे मन ही मन महसूस कर 2-4 शैम्पू के नाम सोच डाले। पैंटीन, डव, वाटिका, हेड एंड शोल्डर जैसे कुछ नाम सोचकर उसने उस खुशबू से मैच किया, पर कुछ पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि वास्तव में वह कौन सा शैम्पू लगा कर आई है। कोई भी बदलाव जीवन में कितना लाभ लेकर आता है, यह आज उसने सीट बदल कर जाना था। उसके सीट बदलने भर से उसे इस वरदान के मिल जाने की उम्मीद नहीं थी। संतोष दाईं ओर आंख घुमाकर उसे भर नज़र देखना चाह रहा था, फिर बर्दाश्त कर सामने देखने लगता। तब तक पांडे जी भी आ चुके थे। आज संतोष पर नज़र जाते ही उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यू आर लुकिंग सो गुड संतोष, बेटर देन लास्ट डे। संतोष ने हल्की आवाज़ में थैंक्स कहा और लजाते हुए दाएं देख ही लिया, एक नज़र यह देखने के लिए कि लड़की ने देखा या नहीं। उसने सोचा, चलो कुछ तो इम्प्रेशन जमा होगा। अभी आधे घंटे की क्लास हुई थी कि लड़की की कलम हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई। उसने झुककर कलम उठाई। इसी दौरान उसके हाथ की केहूनी संतोष के पेट में जा सटी। संतोष को तो लगा एंड्रोस्कोपी वाली मशीन सट गई हो। अब वह गहरे सोच में पड़ गया कि लड़की ने केहूनी जानबूझकर सटाई या भाग्यवश सट गया। उसके बाकी की क्लास यही सोचते सोचते निकल गई। क्लास खत्म होते ही वह रोज़ की तरह पहले मनमोहिनी के ऑफिस गया। वहाँ काफ़ी भीड़ देखी तो बाहर निकल आया। कुछ दूर चला ही था कि पीछे से आवाज़ आई, क्या स्मार्टी, नाम क्या है तुम्हारा? पलटा तो देखा वही लड़की थी। जी संतोष, संतोष नाम है मेरा। वाह भाई, तुम्हारे घर वालों को एक बार में संतोष नहीं हुआ क्या? 2 बार संतोष संतोष नाम रख दिया तुम्हारा, कहकर खिलखिला पड़ी वह लड़की। जी ऐसा नहीं है, संतोष कुमार सिन्हा नाम है मेरा, संतोष ने अब की बार संभलते हुए कहा। ओहो, सिंह के फूफा हो सिन्हा? अच्छा ये बताओ, मूछ खुद से बनाई है क्या? यह एक अप्रत्याशित प्रश्न था संतोष के लिए। जी हाँ, क्यों क्या हुआ? संतोष ने पूछा। तो जाके पूरी तरह बना लो, कहीं कहीं छूट गया है। सर ने जो कहा तुमने सुना नहीं क्या? बेटर देन लास्ट डे, यानी आज कल से मूछें कम थी। बकलोल कहीं के, बाय बाय, चलती हूँ। वह ठहाका मार हंसी और कुछ मिनट बाद आंखों से ओझल हो गई। संतोष यहीं खड़े तय नहीं कर पा रहा था कि वह क्या महसूस करे, गुदगुदी या कंपन। वह इन दोनों का भेद नहीं समझ पा रहा था। अगले दिन वह क्लास थोड़ी जल्दी पहुंचा। मनमोहिनी के ऑफिस में वह जैसे ही घुसा, मनमोहिनी आज शायद महिषासुर मर्दिनी बन बैठी थी। आइए संतोष जी, क्या बात है? रात को 2 बजे आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? और ये क्या मैसेज किया है? जाओ कट्टी, मैं कब से तुम्हारी दोस्त हो गई जो फ़ोन नहीं उठाया तो कट्टी कट्टी खेलने लगे? आपको मैं कई दिनों से देख रही हूँ। आप पांडे जी से पढ़िए ना, रोज़ मेरे पास क्या घुसे चले आते हो? मनमोहिनी का रौद्र रूप देख संतोष सकते में आ गया। वो मैंने गलती से कॉल लगा दिया था मोहिनी जी। अच्छा, तो वो मैसेज? जी हाँ, सॉरी, गलती हो गई। आप लोग जैसे लड़के समझते क्या हैं? किसी भी लड़की को ये बताइए पहले, रोज़ रोज़ मुंह उठाकर चले आते हैं। लड़की की हंसी देखी कि बस समझ गए काम हो गया। अरे भाई मेरे, ये हमारा काम है, काम। हमें यहाँ बैठ के हर सूरत में हंसना पड़ता है और सबके साथ हंस के बातें करनी पड़ती हैं। हमें इसी के पैसे मिलते हैं, समझे मिस्टर? हमें रोज़ आपके जैसे लड़के को लोक प्रशासन और समाज शास्त्र दिलवाने के अलग से भी पैसे मिलते हैं। आप सबको क्या लगता है यहाँ इश्कन इश्कन करने बैठी हूँ मैं? मनमोहिनी ने बिना रुके सब कह डाला। संतोष को मानो काटो तो खून नहीं। वह चुपचाप खड़ा था। यह हल्ला सुनकर ऑफिस के बाहर कुछ लड़के जमा हो गए। अच्छा मनमोहिनी मैडम, रहने दीजिए, अब हो गई गलती। आपने इतनी पर्सनली बात करके सिलेक्शन की विश दी थी, सो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, संतोष ने नरम स्वर में कहा।
अरे भाड़ में जाए विश। देखिए, हमारा काम होता है हर स्टूडेंट का बेवजह उत्साह बढ़ाना, समझे आप? वरना हम भी जानते हैं कि 100 में 10 ही सेलेक्ट होते हैं, बाकी गधे ही होते हैं। पर हमें सबको थोड़ा कहना पड़ता है। अब दिमाग मत खाइए, जाइए और आगे से बिना मतलब न ऑफिस आना न फ़ोन करना, समझ गए ना? मोहिनी रजिस्टर निकाल कुछ लिखने लगी। संतोष को अब लग रहा था कि मनमोहिनी ने विष नहीं, जहर दिया था। हंस हंस कर, इतिहास छुड़वा कर, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र पकड़वा देने वाली मोहिनी इतनी निष्ठुर निकलेगी, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। मन ही मन वह उसे बेवफा मान चुका था। अचानक उसके मन में भागलपुर आकाशवाणी से प्रसारित रेडियो पर सुना विदेशिया का वह गीत गूंजने लगा। हंसी हंसी पनवा खिलौले गोपीचनवा, त अपने त गईले विदेश, कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, लगाई के करेजवा में ठेस। आज संतोष का मन जल रहा था। आज उसका क्लास करने का मूड नहीं हुआ। वह सीधा कोचिंग सेंटर से बाहर निकला और समोसे की दुकान पर पहुंच पहले समोसा खाया, फिर मोबाइल से मनमोहिनी का नंबर बड़े भारी मन से डिलीट किया। अभी वह जहाँ से निकला ही था कि सामने गब्बर की जूस की दुकान पर उसे वही लड़की दिखाई दी, क्लास वाली, जिसने उसको बकलोल कहा था। हाय सैंटी, कैसे हो? आज क्लास नहीं गए क्या? लड़की ने संतोष को देखते ही पूछा। उसके मुंह से सैंटी नाम सुनते ही संतोष का बुझा चेहरा पुनः खिल उठा। उसके नए रूप को नया नाम दे ही दिया उस लड़की ने। जी हाय हाय, हाँ आज नहीं गया क्लास। आप भी नहीं गई आज क्या? संतोष ने पूछा। अरे क्या हाय हाय, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो हाय हाय का नारा लगा दिए? कहकर वह हंसने लगी। उस लड़की के साथ उसकी एक सहेली भी थी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए ठहाका लगाया। अच्छा यही है क्या कल वाला बकलोल? दूसरी लड़की ने पहली से पूछा। हाँ यही है बेचारा, पर आज देखो मूंछ पर दोबारा रेजर मार के आया है, पहली लड़की ने कहा। संतोष तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उनकी बातों पर क्या प्रतिक्रिया दे। एक तो अभी अभी मनमोहिनी ने दिल तोड़ा था, ऐसे में उन लड़कियों की हंसी ठिठोली मरहम का ही काम कर रही थी। और मेरे प्यारे हनुमान, नाम तो पूछ लो हमारा, मनमोहिनी का तो नंबर तक मांग लिए थे, पहली लड़की ने फिर हंसते हुए कहा। जी आपको कैसे पता? संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर। यह बात उसने रात ही को सिर्फ मनोहर को बताई थी। अरे प्यार मोहब्बत कहाँ छुपता है सैंटी जी, दूसरी लड़की ने मज़े लेते हुए कहा। लो आओ जूस पी लो, अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया है, हमें ये भी पता है, पहली वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। संतोष का चेहरा अब की शर्म से लाल लाल टाइप हो गया। नहीं नहीं, वो सब बस ऐसे ही था, ऐसा कुछ नहीं था, कह संतोष पूरी तरह लजा गया। तब तक जूस वाले ने एक बड़ी मिक्स जूस की गिलास संतोष के हाथ में पकड़ा दी। यह पहला मौका था जब संतोष एक नहीं बल्कि दो दो सुंदर लड़कियों के साथ खड़ा हो जूस पी रहा था। जी क्या नाम है आप लोगों का? संतोष ने जूस के गले में उतरते ही नई ताजगी के साथ पूछा। लो जी, पहले तो एक का भी नहीं पूछ रहे थे, अब दोनों का चाहिए। खैर जी, हमारा नाम विदिशा है और ये है हमारी सहेली पायल। नंबर चाहिए क्या हमारा भी? पायल ने हंसते हुए कहा। अब छोड़ भी दो बेचारे को यार, आज के लिए काफ़ी है। ओके बाय सैंटी सिन्हा जी, कल मिलते हैं। जूस के पैसे हमने दे दिए हैं। कितने लकी हो यार, पहली मुलाकात में लड़की के ही पैसे से जूस पी गए, कहते हुए फिर दोनों ने ठहाका लगाया और चल दी। संतोष के लिए आज का दिन मिला जुला रहा था। मनमोहिनी के जहर के बाद विदिशा के पिलाए गए जूस ने संतोष में थोड़ी सी जान वापस ला ही दी थी। संतोष ने वहीं से मनोहर को फ़ोन मिलाया और आज का किस्सा सुनाया। मनोहर ने हंसते हुए यह सब राज खोला कि पायल मनोहर की दोस्त है और कल रात विदिशा, पायल और मनोहर ने साथ खाना खाया था। उसके बाद यह भी बताया कि कल रात पायल मनोहर के कमरे पर ही रुक गई थी। वहीं मनोहर ने संतोष के बारे में पायल को बताया और पायल ने विदिशा को। फिर आज का किस्सा तो सारी कोचिंग को पता था, इतना हल्ला किया था मनमोहिनी ने। संतोष ने इन सारी बातों को सुनने के बाद बस एक ही सवाल किया। हे भगवान, अरे रात को क्या कर रहे थे आप लोग महाराज? अरे लीजिए, और कोई क्या करता है, पढ़ रहे थे, खूब पढ़े और क्या। मनोहर ये कहकर हंसने लगा। फ़ोन कब कट गया संतोष को पता भी नहीं चला। विदिशा और पायल दोनों एक स्वतंत्र जिंदगी जीने वाली खुले विचारों की लड़कियां थीं।
दोनों 2 साल पहले ही दिल्ली सिविल की तैयारी के लिए आई थी। पायल पश्चिम बंगाल के आसनसोल से थी और विदिशा मध्य प्रदेश के भोपाल से। दोनों यहीं एक दूसरे से मिली थीं और अब वे दोनों रूम पार्टनर थीं। दोनों ही खुले विचारों वाली थीं। इसके बावजूद विदिशा और पायल के लिए स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ थे। विदिशा के लिए स्वतंत्रता का अर्थ मर्यादा के साथ खुलकर जीने में था। पायल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी तरह से जीने में था, जिसमें मर्यादाओं की बंदिश के लिए कोई जगह नहीं थी। विदिशा लड़कों से बोलती, साथ घूमती और पढ़ती। उसे लड़के और लड़की का फ़र्क करना कभी नहीं आया। वह दोस्ती के साथ जी रही थी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। उसकी दुनिया लड़का लड़की के चैन से मुक्त थी। उसे जो अच्छा लगा उसी के साथ बात करना, खाना, घूमना उसे खूब भाता था। दूसरी तरफ पायल के लिए आज़ादी इससे आगे की चीज़ थी। वह दुनिया की कोई ऐसी बात जिसमें मस्ती हो, मौज हो, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके लिए उसने कई लड़कों को जो उससे प्यार करते थे या करने का नाटक करते थे को छोड़ा था। वह शायद इस बदरंग दुनिया का सच विदिशा से ज़्यादा समझती थी और इसलिए उसने पहले तय कर लिया था कि अगर दुनिया उसे नहीं छोड़ेगी तो वह भी दुनिया को नहीं छोड़ने वाली। पायल रोज़ लड़कों पर किए नए नए प्रयोग का किस्सा विदिशा को सुनाती। दोनों खूब मज़े लेकर एक दूसरे को सुनते। विदिशा ने न कभी उसके प्रयोगों को अपने जीवन में उतारा, ना ही पायल को किसी अच्छे बुरे काम के लिए रोका। आज रात भी विदिशा अपने कमरे पर अकेली थी। सुबह के 4 बजे होंगे तभी दरवाजे की घंटी बजी। विदिशा ने दरवाज़ा खोला। पायल अंदर आई। हाथ में मिठाई का डब्बा और लगभग 10 पन्नों का एक नोट्स था। मेज पर रखा और सीधे बेड पर जा गिरी। अरे क्या बताऊँ मेरी जान, आज अजीब भोंदू के चक्कर में पड़ गई, पायल ने करवट लेते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? बहना बहना कर रोने लगा था क्या? विदिशा ने पानी का ग्लास उठाकर कहा। नहीं यार, क्या बताऊँ, वो एक मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, कौशिक नाम है। इसे मैंने 3 दिन पहले इकोनॉमी के कुछ नोट्स बनाने दिए थे, पूरा कर ही नहीं पा रहा था। आज मैंने सोचा थोड़ा सा चार्ज कर दूँ तो शायद पूरा कर दे। यार कमरे पर गई, उसके लिखने बिठाया, हाथों को रोक कर हल्का टच दिया और बोली, कितना अच्छा लिखते हो। तब तो रफ्तार पकड़ी इस भोंदू ने। साला इतना धीरे लिखता है कि रात भर लिखवाया तो 6 पन्ना लिख पाया। पहले के 4 लिखे थे। मैं रात भर लैपटॉप पर फिल्म देखती रही यार। फिल्म भी ऐसी रखी थी खड़ूस ने, एक भी देखने लायक नहीं। मुझे भूख भी लगी थी। मिठाई का डब्बा खोला, 2-3 मिठाइयाँ खाई। फिर सोचा क्यों ना तेरे लिए ले चलूँ। मैंने आते वक्त डब्बा उठा लिया। इतना खुश हुआ मुझे डब्बा लेके जाते हुए देख वो बकलोल कि तुझे क्या बताऊँ मैं। पायल ने आज का ताज़ा एपिसोड सुनाते हुए कहा। दोनों बातें करते करते सो गई। सुबह 9 बजे विदिशा की आंखें खुली। उसे तैयार होकर क्लास जाना था। इधर संतोष भी कोचिंग पहुंच चुका था। आज से लोक प्रशासन की कक्षाएं प्रारंभ होनी थी। चूँकि अभी तक लोक प्रशासन के लिए किसी शिक्षक का जुगाड़ नहीं हो पाया था, इसलिए उसकी कक्षाएं थोड़ी सी विलम्ब से शुरू हो रही थी। बड़ी मुश्किल से लोक सेवक मेकर के डायरेक्टर खगेंद्र तूफानी ने खुद 7 साल यहीं मुखर्जी नगर में IAS, PCS सबकी तैयारी की थी, पर न वहाँ सफल हुए, न ही किसी विषय में कोई विशेषज्ञता ही हासिल कर पाए। हार कर लोक सेवक मेकर नाम की कोचिंग खोली और उसके निदेशक बने। कक्षा में पहुंच संतोष ने अपनी सीट पकड़ ली। मन ही मन सोच रहा था कि शायद विदिशा ने भी उसी का कॉम्बिनेशन पकड़ा हो। उसने सही सोचा था। विदिशा ने भी लोक प्रशासन को दूसरा विषय चुना था। वह कक्षा में आई और चुपचाप पिछली बेंच पर जा बैठी। संतोष ने उसे पीछे जाते हुए देखा। वह सबसे आगे की बेंच पर था। वह सोचने लगा कि मैंने यह सबसे आगे बैठने की कैसी गंदी आदत पाल ली है। अब उसकी और विदिशा के बीच उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जितनी दूरी थी। वह पृथ्वी लांग वहाँ पहुँच भी जाता, पर अभी हाल ही में मनमोहिनी कांड के बाद इस तरह किसी लड़की के बगल में जा बैठना उसे ठीक नहीं लगा। इतने में लोक प्रशासन के शिक्षक प्रफुल्ल बटोहिया पहुँच गए। आते ही बच्चों ने तालियों से स्वागत किया। यह दृश्य देखकर बटोहिया सर अकबका गए। ताली क्यों बजाया आप सबने? हल्की फीकी मुस्कान के साथ बटोहिया सर ने पूछा। सर जी, इतने दिनों में तो हमारे तूफानी सर पब्लिक एड का कोई टीचर धर पकड़ कर लाए हैं, अब इस पर भी ताली न पीटे तो क्या छाती पीटे? एक लड़के ने खड़े होकर बेबाकी से कह दिया। बटोहिया सर कक्षा का मिजाज समझ गए थे। तभी एक और लड़के ने उठकर कहा, पावरफुल सर, ये लोक प्रशासन।
लड़की ने अभी आधा वाक्य बताया ही था कि बटोहिया सर ने उसे चुप कराते हुए कहा, पैरफुल नहीं, प्रफुल्ल नाम है मेरा, समझे? चलो बैठ जाओ। अब आप सभी बोलेंगे या मुझे भी मौका मिलेगा? वैसे भी मुझे जल्दी कोर्स ख़त्म करना ही है। बटोहिया सर ने कक्षा की औपचारिक शुरुआत करते हुए सबसे पहले लोक प्रशासन विषय का महत्व बताते हुए कहना शुरू किया। देखिए, एक लोक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए लोक प्रशासन विषय से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। यह विषय आप में पढ़ाई और परीक्षा के दौरान एक ही प्रशासक गढ़ देता है। आप एक अधिकारी की तरह सोचने लगेंगे। आप में एक प्रशासक के गुण विकसित होने लगेंगे। मतलब आपको इंटरव्यू के लिए तो अलग से कुछ नहीं करना होगा। वो वाला पार्ट आपका खुद ब खुद तैयार हो जाता है। आपको खुद में एक आईएएस बैठा हुआ नज़र आएगा। बस उसे बाहर निकालने की ज़रूरत होगी और समझिए आप सेलेक्ट। ये विषय पढ़ने वालों का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हमारी कक्षाओं में कई छात्र कोट पैंट पहनकर बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी की भांति पढ़ने बैठते हैं। अब तक आप खुद में दिन रात वो फीलिंग नहीं लाएंगे, तब तक कहाँ से उसे पाएंगे? मान लीजिए आप सेलेक्ट ना भी हुए, तभी भी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने में ये विषय उतना ही काम आएगा। क्लास में बैठा ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसकी आंखों में एक क्षण के लिए बटोहिया सर ने लाल बत्ती न जला दी हो। हर विद्यार्थी एक दूसरे को एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह देखने लगा। संतोष तुरंत मौका देखकर पीछे मुड़ा और विदिशा को देखने लगा। वह अपनी कल्पनाओं में खुद को आईएएस की जगह आईपीएस देख रहा था, क्योंकि एक ही जिले में जो 2 जिलाधिकारी संभव नहीं थे। बटोहिया सर ने पूरी क्लास को एक रूमानी ख्याल के धुंध में लपेट दिया था। खुद में एक आईएएस देख सब झूम रहे थे। इसी झूम झुमव्वल के साथ पहली कक्षा का समापन हुआ। क्लास समाप्त होते ही बटोहिया सर ऑफिस बैठे। संतोष झट से ऑफिस के अंदर आया और सर के पांव छुए। नो भाई, ये अधिकारी का एटीट्यूड नहीं है, पाँव मत छुओ, हाथ मिलाओ यार। बोलो, कैसी लगी क्लास? बटोहिया सर ने मुंह में पान डालते हुए पूछा। सर वही तो सर, बस पहली बार थोड़ा सा लगा कि हाँ, हम में भी कुछ क्वालिटी है अधिकारी बनने का। थैंक्स सर, आप हम लोग के अंदर के आईएएस को बस बाहर निकलवा दीजिए सर, यही विनती है आपसे। एकदम बाहर आएगा, चिंता न करो। जब तक हम हैं लोक प्रशासन में दिक्कत नहीं होने देंगे, और तुम जैसे लड़के को तो तुरंत होगा भाई। बस मेरे साथ मिलकर मेहनत करो, एकदम हो जाएगा सिलेक्शन। बटोहिया सर ने पूरी उम्मीद से कहा। अंदर से बाहर निकालने की बात तो वे ऐसे कह रहे थे जैसे बोतल में बंद जिन्न को बाहर निकालना हो। असल में मुखर्जी नगर में ऐसे कई मार्गदर्शक और अभिप्रेरक गुरु मिल जाते थे जो किसी को भरोसा दिलाने में और उसका उत्साह बढ़ाने में गाय और बैल का कोई फर्क नहीं करते थे। वे बैल को भी यह आशा बंधवा देते थे कि तुम एक दिन दूध दोगे, बस अच्छे से चारा बेसन खाओ। और फिर इनके दिए नोट्स का चारा खा खा कर कई इस उम्मीद में कई विषय के साढ़ तो हो गए, लेकिन सफलता का दूध नहीं निकला उनसे। भला निकलता भी कैसे? सर, हम हिंदी माध्यम हैं, लोक प्रशासन ठीक रहेगा ना? संतोष ने अपनी शंका का सवाल पूछा था। जब तक मैं हूँ सब ठीक रहेगा। अब देखिए, मैं कितने दिन यहाँ हूँ, मैं तो बटोही आदमी हूँ। इस महीने 3 कोचिंग छोड़ चुका हूँ। मुझे पैसा नहीं, सम्मान चाहिए, सम्मान का भूखा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पैसा भी मिल जाए समय पर तो रह जाऊँगा। हाँ, बस आप सबके लिए चलो इतना कर दूँगा। बटोहिया सर इतना कह ऑफिस से बाहर आ गए। बाहर और भी कई विद्यार्थी बटोहिया सर को खुद में आईएएस वाली फीलिंग घुसाने के लिए बदले थैंक्स कहना चाहते थे। कुछ ने तो कल से कोट पैंट ही पहनकर आने का संकल्प ले लिया था। दुख मोचन सर इधर कुछ दिनों से परेशान थे। आज भी वे कक्षा में आधे घंटे लेट पहुँचे। आते ही उन्होंने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनके खान पान पर परिचर्चा प्रारंभ कर दी। उनका मानना था कि अच्छा भोजन ही आपको अच्छा और स्वस्थ मस्तिष्क देता है, जिससे आप मन लगाकर पढ़ाई कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपने दुर्खिम टिफ़िन वाले का नाम सुना है? दुखमोचन सर ने पूछा। हाँ सर, हम तो लेते हैं उसी से, एक लड़के ने कहा। कैसा खिलाता है? दुखमोचन सर ने दूसरा सवाल पूछा। अब विद्यार्थियों को यह समझते देर न लगी कि सर इसी टिफ़िन वाले से खाना खाते हैं, और ख़राब खाना की वजह से या तो झगड़ा हुआ है या कोई और विवाद। सर पहले तो अच्छा ही खाना देता था, इधर कुछ दिनों से स्तर गिरा दिया है। जैसे तैसे बना के भेज देता है। एक ही सब्जी लगातार 5 दिन देता है, हम तो बंद कर दिए, एक और लड़के ने उठकर कहा। हाँ वही तो भाई, बहुत लड़कों ने बंद करवा दिया है इधर 2-3 दिन के अंदर।
देखिए, असल में जो मुख्य रसोइया था, वो अभी कुछ दिन के लिए अपने घर चला गया है, बिहार, अपने भाई की शादी के लिए। 1-2 और एक्सपर्ट स्टाफ भी छुट्टी पर है। सो 1-2 दिनों के अंदर फिर से क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। आप लोग दुर्खिम टिफ़िन पर विश्वास बनाए रखें। दुखमोचन सर ने दुर्खिम टिफ़िन पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए कहा। ये सब सुनते ही सारे विद्यार्थी भौंचक थे। वे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दुर्खेम टिफ़िन से सर दुखमोचन सर को क्या लेना देना। पीछे की ओर बैठी विदिशा मुंह दावे सर नीचे करके हंस रही थी। उसे शायद सब पता था कि वह अभी अभी सब समझ चुकी थी। सर, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? एक लड़के ने पूछ ही लिया। इसलिए क्योंकि दुर्खेम टिफ़िन मैं ही चला रहा हूँ पिछले 2 सालों से। वो मेरी टिफ़िन कंपनी है, दुखमोचन सर ने कह ही दिया। सर, क्या सच? भौचक लड़के ने पूछा। अरे सच क्यों नहीं? कोई रिलायंस कंपनी के बारे में बोल दिया हूँ क्या कि वो मेरी कंपनी है जो इतना आश्चर्य कर रहे हो? एक तो खुद परेशान हूँ, ऊपर से आप लोग टिफ़िन बंद कर रहे हैं। आप लोगों को ना हमारे नोट्स पर भरोसा रहता है, न अब हमारे टिफ़िन पर रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर हम पर भरोसा किया है तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी थोड़ा टिफ़िन का खाना बनवाने में उलझ जा रहा हूँ, सो नोट्स पर काम छूट जा रहा है। 2-3 दिनों में दोनों ठीक हो जाएगा। देखते नहीं, रोज़ आने में लेट हो जा रहा हूँ। सब्जी ला के देता हूँ, बनवाता हूँ और पैक करवाता हूँ, तब क्लास में आता हूँ, दुखमोचन सर ने स्पष्ट कहा। अब दुखमोचन सर अपने विद्यार्थी जीवन का संघर्ष सुनाने लगे जब वे खुद आईएएस की तैयारी करते थे। उन्होंने बताया कि जब वे मुख्य परीक्षा लिख रहे थे तब खराब खाने की वजह से उन्हें हैजा हो गया था और उनकी परीक्षा छूट गई। उन्होंने तभी तय कर लिया था कि खराब खाने की वजह से किसी विद्यार्थी का करियर खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने तभी सोच लिया था कि उन्हें जब भी अवसर मिलेगा वे बच्चों को अच्छा खाना जरूर उपलब्ध कराएंगे। यही सोचकर उन्होंने दुर्खिम टिफ़िन शुरू किया। पैसे कमाना उनका लक्ष्य नहीं। दुखमोचन सर ने साफ किया कि वे नहीं चाहते कि खराब खाने की वजह से जो दुर्घटना उनके साथ घटी वो किसी अन्य मासूम अभ्यर्थी के साथ घटे। अब सारे विद्यार्थियों का मन दुखमोचन सर के प्रति अगाध श्रद्धा से भर गया। एक लड़के ने फुसफुसाहट वाले स्वर में अपने बगल वाले लड़के से कहा, भैया, आज के ज़माने में इतना बड़ा दिल और विद्यार्थियों के लिए इतना सोचने वाला कहाँ मिलता है। सोचो, हमारे लिए ये आदमी कितना नीचे गिरकर हमारा भला कर रहा है। टिफ़िन तक बेच रहे हैं बेचारे। कक्षा में लगभग हर विद्यार्थी ने दुर्खिम टिफ़िन का खाना तय कर लिया था। सबका सोचना था कि सर हमारे लिए टिफ़िन बेच रहे हैं तो हमें भी इनके लिए टिफ़िन ज़रूर खरीदना चाहिए। इसी तरह से खाने पर एक सार्थक क्लास के बाद आज की कक्षा खत्म हुई। अभी सब उठकर जाने ही वाले थे कि कोचिंग के निदेशक खगेंद्र तूफानी जी अंदर आए। उन्हें देख सब पुनः अपनी सीट पर बैठ गए। दुखमोचन सर भी रुक गए। खगेंद्र तूफानी ने कहा, एक ज़रूरी जानकारी देनी थी आप सभी को। देखिए, आपके लोकप्रिय टीचर प्रफुल्ल बटोहिया जी ने आईएएस की तैयारी पर आईएएस बनने के 31 नुस्खे नाम की एक किताब लिखी है। एक किताब आपके सामने विख्यात समाज शास्त्री दुखमोचन मंडल जी की है, अच्छा भोजन पक्का सिलेक्शन नाम की। अगर आप में से कोई भी सच में सफलता के प्रति गंभीरता से तैयारी कर रहा है तो ये दोनों किताबें बेहद ज़रूरी हैं। आप ज़रूर खरीद लें, फ़ायदे में रहेंगे। अगर गंभीर नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं तो मत खरीदिएगा। उस पैसे का चाउमीन खा लीजिए। आगे जो मर्जी। धन्यवाद। इतना कहकर वे अब वापस अपने केबिन में चले गए। दुखमोचन सर मुस्कुराते हुए पीछे पीछे निकले। कई लड़के लड़कियां उनके पीछे पीछे उनकी किताब का मूल्य पूछने के लिए साथ साथ चलने लगे। करीब 5 मिनट बाद खगेंद्र तूफानी और दुखमोचन सर साथ बैठे थे। खगेंद्र जी ने दुखमोचन सर से कहा, आखिर सर आप 2 काम एक साथ कैसे संभालिएगा? या तो टिफ़िन चलाइए या फुल टाइम टीचिंग ही देखिए। अब देखता हूँ, करना तो एक ही काम है, दोनों में जो ठीक ठाक चल जाएगा उसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। कहकर दुखमोचन सर कोचिंग से निकल गए। संतोष ये सब देख रहा था। उसने अपनी जगह पर ही बैठे पीछे मुड़कर देखा तो विदिशा अब तक पेट पकड़कर हंस रही थी। संतोष उसे देखकर थोड़ा सा हंसा, फिर आगे की तरफ मुँह कर दोनों पैर बेंच की तरफ उठाकर खींच, दोनों हाथ अपने कपार पर रख सफ़ेद बोर्ड को देखता हुआ यही सोचने लगा कि अब आगे क्या होना है पता नहीं। उसे पहली बार लगा कि फ़ीस भी पूरी जमा कर चुका है, अब कुछ किया नहीं जा सकता था। तब तक विदिशा पीछे से उठ संतोष के पास आ गई। क्लास लगभग खाली हो चुकी थी।
उसने संतोष की पीठ पर एक जोरदार धौल देते हुए कहा। क्यों सैंटी जी, पूरी फीस जमा कर दिए है ना? यही टेंशन हो रही है क्या? अरे विदिशा जी, आपको कैसे पता? आपकी हालत देखकर पता चल रहा है, वरना मेरी तरह फ्री होकर हंसते और कान पकड़ते आगे से ऐसे माया जाल से। मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया, समझे हीरो? बोलकर विदिशा बाहर निकलने लगी। संतोष ने हाथ कपार से हटाया और उसी के साथ कोचिंग से बाहर निकल आया। अगले दिन संतोष एक बार फिर बटोहिया सर की क्लास में था। कक्षा में घुसते ही प्रफुल्ल बटोहिया ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, आप लोगों को बताऊं कि मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था, पर जब मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मेरी माँ ने अंतिम समय में मुझसे वचन लिया था कि वादा कर तो 500 लोगों को आईएएस बनाएगा, तब जाकर तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। उसी वचन को पूरा करने के मिशन में मैं जी जान से जुट गया। आज तक 2 से 34 आईएएस बना चुका हूँ। मैं प्रायर की ही बात कर रहा हूँ, नहीं तो एलाइड और पीसीएस मिलाकर तो संख्या 1000 से ऊपर हो जाएगी। मेरा लक्ष्य 500 प्रॉपर आईएएस बनाना है, उसके बाद मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। अब देखिए आप में से कौन इस मिशन 500 में आता है। बटोहिया सर के टॉपर बनने की इस मर्मस्पर्शी कथा और माँ की भावुक प्रेरणा से जुड़े मिशन 500 की संकल्प संख्या सुनकर कक्षा में बैठे विद्यार्थियों की आंखें भर आईं। संतोष की आंखें भी डबडबा गई थी, लेकिन बटोहिया सर की माँ को याद करके नहीं, वह आज अपने माँ बाप के सपनों को याद कर छलक पड़ा था। यह महत्वपूर्ण पल था उसके जीवन का, निश्चय ही। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक आप जैसे अपने जैसे लोगों के साथ इस चैनल को, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। जल्द ही मिलती हूँ आप सभी से।